तो सोचिए कि रात के करीब 2 बज रहे हैं। हाँ, एकदम सन्नाटा। बिल्कुल, दिल्ली की सड़कें एकदम सुनसान हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक टिपिकल थ्रिलर वाली सेटिंग, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। और इस बारिश में एक इंसान जिसका नाम रोहित है, वो अपनी पुरानी बाइक से घर लौट रहा है। उसकी जेब में मतलब सिर्फ 120 रुपए बचे हैं और अगले ही दिन उसकी माँ के एक बहुत जरूरी ऑपरेशन के लिए उसे एक भारी रकम की जरूरत है, जो कि एक बहुत ही हताश करने वाली सिचुएशन है। बहुत ज्यादा। तो वो थका हुआ हताश इंसान एक पुराने सुनसान एटीएम के सामने रुकता है, बस इस आखिरी उम्मीद में कि शायद कहीं से कुछ पैसे मिल जाए। हाँ, एक डेस्परेट कोशिश। राइट। वो अपना कार्ड डालता है और आधी बुझी हुई ट्यूबलाइट की रोशनी में एटीएम की स्क्रीन ब्लिंक करती है। उस पर लिखा आता है, वेलकम बैक मिस्टर रोहित। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। बिल्कुल। वो अपना बैलेंस चेक करता है और स्क्रीन पर जो नंबर उभरता है वो है 8 अरब 52 करोड़ रुपए। बाप रे, 850 करोड़ से ज्यादा। हाँ, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। ये असल में एक ऐसी घटना की शुरुआत है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह ढहाने वाली है। एग्जैक्टली। और कहानियों और स्रोतों का हमारा आज का ये गहरा विश्लेषण इसी विरोधाभास पर आधारित है। बिल्कुल। आज हम द ग्लिच इन द सिस्टम नाम की एक बेहद विचारोत्तेजक साइबर थ्रिलर की परतों को खोल रहे हैं, जो कि एक माइंड ब्लोइंग कहानी है। बहुत ही ज्यादा। हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी के प्लॉट को समझना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक और आर्थिक विज्ञान की गहराई में उतरना है जो इस कहानी को सच के इतने करीब लाता है। और हम ये भी पड़ताल करेंगे कि फिएट करेंसी का ये जो माया जाल है वो कैसे काम करता है। राइट। और अचानक मिली असीमित दौलत इंसानी दिमाग को कैसे भ्रष्ट करती है। हाँ, और अगर कोई हैकर एक रॉबिन हुड बनकर सबको अमीर बनाने की कोशिश करे तो क्या वो असल में सिस्टम को ठीक करता है या फिर वो पूरी मानव जाति को एक आदम युग में धकेल देता है। एग्जैक्टली। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये सीधे हमारी नैतिकता पर चोट करती है। ट्रू। हम सब अक्सर मानते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन जब रोहित उस 8.5 अरब के बैलेंस को देखकर घबरा जाता है और सिर्फ 500 रुपए निकालने की कोशिश करता है तो मशीन से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, मतलब लिटरली बारिश। 500, 1000, 5000 के नोट। मशीन रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और स्क्रीन पर मैसेज आता है, डोंट स्टॉप, सिस्टम एक्टिव। और फिर वो काले सूट वाले लोग आ जाते हैं। हाँ, वो भी एक मिस्ट्री है। काले सूट वाले कुछ लोग वहां अचानक पहुंचते हैं। रोहित डर जाता है और वो पैसों से भरा बैग लेकर अपने दोस्त अमन के घर भागता है, जो कि एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। बिल्कुल। और अगले दिन तो हद ही हो जाती है, वो पूरा का पूरा एटीएम बूथ ही वहां से गायब हो जाता है, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। राइट। और तभी रोहित के फोन पर 48 लाख रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आता है, जिसके नीचे लिखा था, नीड मोर मनी, यस और नो। और रोहित यस चुन लेता है। एग्जैक्टली। अब मेरा सवाल यहाँ यह है कि क्या यह सिर्फ कहानी की बात है? अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो क्या कोई भी इंसान उस नो बटन को दबाने की हिम्मत कर सकता है जब उसके सामने सर्वाइवल का संकट हो? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और मैं कहूँगा डरावना सच है। कैसे? थोड़ा समझाइए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम इंसान के सर्वाइवल मोड की बात करते हैं ना, तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और सही गलत का फैसला करता है, एग्जैक्टली, जो हमारी नैतिकता और लंबे समय के परिणामों को सोचने का काम करता है, वो लगभग शटडाउन हो जाता है। ओह, मतलब रोहित जो कर रहा था वो बायोलॉजिकली नॉर्मल था। हाँ, रोहित ने जो किया वो कोई अस्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी। इसे मनोविज्ञान में सडन वेल्थ सिंड्रोम के शुरुआती लक्षणों के तौर पे देखा जा सकता है। सडन वेल्थ सिंड्रोम? हाँ, जब संसाधनों की कमी यानी रिसोर्स स्कार्सिटी अचानक खत्म हो जाती है तो इंसान का मॉरल कंपास भटक जाता है। लेकिन रुकिए, क्या हम रोहित को गलत ठहरा सकते हैं? उसने वो पैसा किसी से छीना तो नहीं? तकनीकी रूप से नहीं, वो बस एक मशीन से निकल रहा था। और अगर हम असल दुनिया के उदाहरण देखें तो क्या ऐसा सच में नहीं होता? मुझे याद आ रहा है कुछ समय पहले आयरलैंड के एक बैंक में कुछ ऐसा ही हुआ था। आपने बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा। 2023 में बैंक ऑफ आयरलैंड के सिस्टम में एक असली ग्लिच आया था। हाँ, मैंने न्यूज में देखा था। लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं थे, फिर भी एटीएम उन्हें कैश दे रहे थे।
बाप रे। और नतीजा क्या हुआ? रातों रात एटीएम मशीनों के बाहर हजारों लोगों की लंबी लाइनें लग गईं, पुलिस बुलानी पड़ी। मतलब लोगों ने वो पैसा निकाला जो उनका था ही नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब सिस्टम की निगरानी हटती है तो इंसान का सामाजिक मुखौटा कितनी जल्दी गिर जाता है। तो इसका मतलब है कि वो हैकर जो भी इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था, वो इंसान की इसी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानता था। बिना किसी शक के। उसने रोहित को एक विकल्प दिया, यस या नो। लेकिन अगर वो हैकर इतना ही ताकतवर था कि उसने रातों रात पूरे एटीएम बूथ को ही गायब कर दिया और बैंक के सर्वर से पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिटा दी। हाँ, तो उसने रोहित से इजाजत क्यों मांगी? वो सीधे रोहित के अकाउंट में पैसे डाल सकता था। ये चॉइस देने का क्या मतलब था? क्योंकि हैकर को एक मोहरा चाहिए था और वो रोहित के दिमाग के साथ खेल रहा था। अच्छा। इसे व्यवहारिक मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का भ्रम कहते हैं। मतलब रोहित को लग रहा था कि वो बॉस है। एग्जैक्टली। जब आप किसी को ऐसा महसूस कराते हैं कि निर्णय उनका अपना है, तो वो उस कृत्य की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। ओह, स्मार्ट चाल है। रोहित ने यस दबाया तो उसे लगा कि वो सिस्टम को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। वो करोड़पति बन गया, नई कार, बड़ा घर, सब कुछ आ गया। लेकिन वो एक जाल था। बिल्कुल। असल में वो हैकर के उस जाल में अपनी मर्जी से फंसा था, जो बहुत बड़ी तबाही की तैयारी कर रहा था। और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो तबाही तब सामने आती है जब न्यूज़ में करोड़ों के रहस्यमय नुकसान और बैंकों के सर्वर हैक होने की खबरें आने लगती हैं। हाँ, सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। राइट। रोहित डरकर पैसे छुपाने लगता है, लेकिन तभी उसके घर की लाइट कट जाती है और टीवी पर एक डिजिटल मास्क वाला चेहरा आता है। वो हैकर। हाँ, और वो रोहित से कहता है, यू कांट एग्जिट नाउ। हमने तुम्हें चुना क्योंकि तुम लालची नहीं थे, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। हमारा मकसद है सिस्टम तोड़ना। ये एक बहुत ही चिलिंग मोमेंट है कहानी का। बहुत ज्यादा। और अगले ही दिन सुबह 9 बजे देश भर के सभी एटीएम अचानक पैसा उगलने लगते हैं। पूरा केओस। हाँ, सड़कों पर लोग फ्री मनी चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है और देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है। अब यहाँ मुझे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनने दीजिए। जो लोग आधी जिंदगी गरीबी में गुजार देते हैं, उनके लिए तो ये एक चमत्कार है ना? सुनने में तो ऐसा ही लगता है। वही तो। अगर हैकर सबको पैसे बांट रहा है तो इसमें बुराई क्या है? सिस्टम टूटने से तो सिर्फ अमीर लोगों का नुकसान होना चाहिए। यहीं पर अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना फियाट करेंसी की उस नाजुक सच्चाई को बेनकाब करती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। फियाट करेंसी मतलब? जो हम रोजमर्रा में पैसा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पैसे की अपनी कोई आंतरिक कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या स्क्रीन पर एक नंबर। ये बात तो है। इसकी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम सब मिलकर उस पर कितना भरोसा करते हैं। जब हर इंसान के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं तो वो पैसा अपनी कीमत पूरी तरह खो देता है। लेकिन कैसे? अगर मेरे पास अचानक 10 करोड़ रुपए आ गए तो मैं तो जाकर एक नई गाड़ी खरीद सकती हूँ। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। यही वो मैकेनिज्म है जिसे समझना जरूरी है। इसे अर्थशास्त्र में वेलोसिटी ऑफ मनी और डिमांड शॉक के जरिए समझते हैं। डिमांड शॉक? सोचिए, आपके पास, रोहित के पास और देश के हर नागरिक के पास अचानक 10-10 करोड़ रुपए आ गए। अगले दिन हर कोई गाड़ी खरीदने शोरूम पहुंचेगा। जाहिर सी बात है। लेकिन क्या गाड़ियों की संख्या रातों रात बढ़ी? नहीं। क्या बाजार में ब्रेड और दूध का उत्पादन रातों रात करोड़ों गुना बढ़ गया? नहीं। सप्लाई उतनी ही है, लेकिन डिमांड आसमान छू रही है। जब शोरूम का मालिक देखेगा कि हजारों लोग गाड़ी खरीदने आ गए और सबके पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो उस गाड़ी की कीमत 50 लाख से बढ़ाकर 50 करोड़ कर देगा। बाप रे! मतलब आपके पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। बिल्कुल। ये तो किसी भयानक ऐतिहासिक घटना की तरह लग रहा है। और ऐसा इतिहास में हो चुका है। 1920 के दशक में जर्मनी के वीमर रिपब्लिक में यही हुआ था। अच्छा, वहां क्या हुआ था? सरकार ने इतने नोट छाप दिए कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए पैसों से भरी ठेला गाड़ी ले जानी पड़ती थी। माय गॉड! या फिर जिम्बाब्वे का ही उदाहरण लीजिए, जहां $100 ट्रिलियन के नोट छपे, लेकिन उससे एक बस का टिकट भी नहीं आता था। तो मतलब जब वो हैकर देश भर में फ्री मनी बांट रहा था तो वो असल में गरीबों को अमीर नहीं बना रहा था। बिल्कुल नहीं। वो पैसे नाम के उस मापने के पैमाने को ही नष्ट कर रहा था।
कुछ ही घंटों में जो इमरजेंसी लगती हैं, शेयर बाजार क्रैश होते हैं, वो इसी भरोसे के टूटने का नतीजा है। अपने मरीज की बीमारी, मान लीजिए आर्थिक असमानता, को ठीक करने के लिए पूरे अस्पताल को ही बम से उड़ा रहा है। एग्जैक्टली हैकर सोच रहा है कि वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन वो असल में शुद्ध अराजकता यानी अनार्की फैला रहा है। और हैकर इस अराजकता को ही अपना हथियार मानता है। वो खुद को एक मसीहा मान रहा है, रॉबिन हुड की तरह। हाँ, इसे हम रॉबिन हुड सिंड्रोम कह सकते हैं। जहां एक व्यक्ति को लगता है कि वो व्यवस्था के नियमों को तोड़कर नैतिक रूप से एक सही काम कर रहा है, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहा। राइट। वो इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है कि जिस व्यवस्था को वो नष्ट कर रहा है उसी पर समाज का पूरा ढांचा टिका हुआ है। और यही विचारधारा कहानी के क्लाइमैक्स को इतना तनावपूर्ण बनाती है। बिल्कुल। जब देश भर में हाहाकार मच जाता है तो हैकर रोहित को एक फाइनल टास्क का मैसेज भेजता है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाता है, जहां वो सर्वर रूम है। हाँ, हजारों सर्वर लगे हैं वहां, और उस डिजिटल मास्क वाला आदमी खुद रोहित के सामने एक लैपटॉप रखता है। और उस स्क्रीन पर सिर्फ एक बटन है, ट्रांसफर ऑल वेल्थ, मतलब दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों का सारा पैसा एक ही झटके में लाखों करोड़ों गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफर करने का बटन। एक तरह का ग्लोबल हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट, बिल्कुल। ये दृश्य प्रतीकात्मकता का, सिंबलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का डिजिटल डेटा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा आम इंसान खड़ा है जिसे ये तय करना है कि क्या ये दुनिया जलने लायक है। और हैकर उसे उकसाते हुए कहता भी है कि हर क्रांति तबाही से शुरू होती है। राइट। अब यहाँ मैं फिर से आपको चुनौती देना चाहूंगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम अपने आसपास देखते हैं, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में कैद है, वेल्थ इनइक्वालिटी। हाँ, तो क्या मौजूदा सिस्टम खुद में एक अराजकता नहीं है? उन लोगों के लिए जो हर दिन सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सिस्टम पहले से ही टूटा हुआ है। ये एक वैलिड पॉइंट है। तो रोहित को वो बटन दबा क्यों नहीं देना चाहिए? I mean, अगर एक बार सब कुछ शून्य पर आ जाए तो शायद एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये तर्क सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसकी असलियत बहुत भयानक है। कैसे? यहाँ ये समझना होगा कि हार्ड रीसेट का मतलब सिर्फ अमीरों के बैंक अकाउंट खाली करना नहीं है। तो और क्या है? जब आप दुनिया के सारे वित्तीय संस्थानों को क्रैश करते हैं, तो आप उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रैश कर देते हैं जिससे दुनिया चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? I mean, पैसे तो लोगों के फोन में आ जाएंगे ना? पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो डिजिटल पैसा सिर्फ एक कोड है। अगर बैंकों का सर्वर क्रैश हो गया तो सोचिए क्या होगा। क्या? जहाज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज लेके जा रहे हैं, वे बीच समंदर में रुक जाएंगे क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। तेल की सप्लाई रुक जाएगी, बिजली के ग्रिड शटडाउन हो जाएंगे, खेतों से मंडियों तक खाना आना बंद हो जाएगा। बस सिस्टम कोलैप्स है। एग्जैक्टली। और जो दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाएगी तो सबसे पहले कौन मरेगा? क्या वो अरबपति जिनके पास अपने प्राइवेट बंकर और सालों का राशन है? नहीं, सबसे पहले वही गरीब मरेंगे जिनके अकाउंट में हैकर ने अभी अभी करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब वो पैसा उनके किसी काम नहीं आएगा क्योंकि खरीदने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। रोहित इस बात को हैकर से बेहतर समझता था, क्योंकि उसने वो जिंदगी जी थी। हाँ, हैकर सिर्फ कंप्यूटर का कोड देखता था, लेकिन रोहित ने उस गरीबी को जिया था। उसे भूखे पेट सोने का मतलब पता था। वो जानता था कि एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए पूरी दुनिया को आग लगा देना कोई समाधान नहीं है। विनाश तुरंत होता है। राइट, विनाश तुरंत होता है, लेकिन वो किसी का पेट नहीं भरता। और शायद इसीलिए रोहित अपना अंतिम फैसला लेता है। वो तय करता है कि गलत सिस्टम को ठीक करने के लिए दुनिया जलाना जरूरी नहीं, जो कि एक बहुत मैच्योर फैसला था। बहुत ज्यादा। और वो उस लैपटॉप को बंद कर देता है। इसके बाद सारे सर्वर्स ओवरहीट होके जलने लगते हैं और रोहित वहां से भाग निकलता है और दुनिया बच जाती है। हाँ, न्यूज में खबर आती है कि एक मैसिव साइबर अटैक रोक लिया गया। रोहित का यह फैसला उसकी मनोवैज्ञानिक यात्रा का एक फुल सर्कल है। बिल्कुल। उसने लालच में शुरुआत की थी, बिल्कुल, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का शिकार हुआ, बिल्कुल, लेकिन अंत में उसने अपने व्यक्तिगत लालच और गुस्से से ऊपर उठकर पूरी मानवता को चुना। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, बात कभी वहीं खत्म नहीं होती। ऑफ कोर्स, कुछ न कुछ तो बाकी रहता है। हाँ, महीनों बाद रोहित एक छोटे से शहर में गुमनाम और साधारण जिंदगी जी रहा है। उसके पास अब वो करोड़ों की दौलत नहीं है। एक रात वो सड़क किनारे चाय पी रहा होता है और अचानक सामने वाला एटीएम। एग्जैक्टली
सामने वाले एक बंद पड़े एटीएम की स्क्रीन ऑन हो जाती है। हाँ। उस पे लिखा आता है सिस्टम रीबूटेड, और मशीन से धीरे धीरे एक 500 का नोट बाहर निकलने लगता है। उफ, ये अंत हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सच में गूज़बम्स आ गए। वो डिजिटल एंटिटी या जो भी ताकत इसके पीछे थी वो खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ इंतजार कर रही थी एक और मौके का। हाँ, और वो ये साबित करती है कि सिस्टम में खामियां हमेशा रहेंगी, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने वाले और चलाने वाले इंसान ही हैं। सही कहा। कहानियों और स्रोतों का हमारा ये गहरा विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि ये कहानी सिर्फ साइबर हैकिंग, सर्वर और एटीएम मशीनों की नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये हमारे आर्थिक ढांचे की उस नाजुक डोर की कहानी है जो सिर्फ और सिर्फ आपसी विश्वास पर टिकी है, ट्रस्ट पर। हाँ, ये हमें दिखाती है कि पैसा कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात हर समस्या को सुलझा दे। अगर पैसा बिना किसी प्रोडक्शन या मेहनत के बांटा जाए तो वो अर्थव्यवस्था के लिए जहर बन जाता है। और इसके साथ ही सुनने वालों के लिए ये इंसानी फितरत का एक बहुत साफ आईना भी है। कैसे? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात खुद के सर्वाइवल की आती है तो हमारे ऊंचे उसूल कितनी जल्दी बदल जाते हैं। क्या हम अपनी ईमानदारी तभी तक बनाए रखते हैं जब तक कि हमें बेईमानी करने का कोई बिना जोखिम वाला मौका नहीं मिलता? बिल्कुल, ये बहुत ही डीप बात कही आपने। और अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक आखिरी विचार पर गौर करें। हम सब आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो डेटा और एल्गोरिदम से चलती है। हर पल हमारा फोन, हमारे बैंक, हमारे सोशल मीडिया ऐप हमारी आर्थिक आदतों को मॉनिटर कर रहे हैं। हर एक क्लिक ट्रैक हो रहा है। राइट। तो सोचिए, अगर कल को सच में कोई ऐसा एडवांस्ड एल्गोरिदम आ जाए जो आपकी सबसे गहरी आर्थिक इच्छाओं, आपकी सबसे बड़ी मजबूरियों को पढ़ ले और आपके फोन पर एक ऐसा डिजिटल बटन दे दे जिससे आपकी और आपके परिवार की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन शर्त ये हो कि ऐसा करने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ये पक्का पता हो कि आपको कोई नहीं पकड़ेगा, कोई पुलिस आपके दरवाजे पे नहीं आएगी। तो क्या आप सच में उस यस बटन को दबाने से खुद को रोक पाएंगे? ये एक बहुत ही डरावना सवाल है। बहुत डरावना। या फिर शायद हमें ये मानना पड़ेगा कि असली ग्लिच, वो खराबी इन मशीनों या वित्तीय सिस्टम के कोड में नहीं है, बल्कि वो ग्लिच खुद हमारी इंसानी फितरत के भीतर, हमारे डीएनए में ही मौजूद है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो उस पुराने एटीएम की ब्लिंक करती हुई लाइट की तरह काफी देर तक जहन में चमकता रहेगा। क्या वो ग्लिच बाहर है या हमारे अंदर? सोचिएगा जरूर।